नमस्ते। मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 11 हिंदी कहानी की कहानी तीसरी कसम का विश्लेषण और मूल्यांकन करने जा रहे हैं। तो तीसरी कसम कहानी का परिचय जानते हैं। सन 1950 से सन 1965 के मध्य तक रचित कहानी साहित्य को अनेक वैचारिक वाद विवादों से गुजरने के पश्चात नई कहानी नाम से जाना गया, जिसने एक आंदोलन का रूप लेते हुए बदलते देशकाल तथा मानसिकता साहित्य कहानी की वस्तु व रूप विधान को नवीन सिरे से परिभाषित किया। इस कहानीकारों में राजेंद्र यादव, कमलेश्वर तथा मोहन राकेश उल्लेखनीय है। स्वतंत्रता के पश्चात मध्यवर्गीय जीवन में अनेक परिवर्तनों का आरंभ हुआ, जिसके कारण नई कहानी के दौर की कहानियों में कथा, विषयों की रचना, विधान, साहित्य, वस्तुगत आधार भी परिवर्तित हो गया। अतः नई कहानी के कथाकारों ने शहरी मध्य वर्ग की इसी परिवर्तित संवेदना को अपनी कहानियों का केंद्र बिंदु बनाया। ईश्वरनाथ रेणु ग्राम संवेदना के प्रतिनिधि रचनाकार है, जिन्होंने नई कहानी की अनेक कथाधाराओं को समग्रता से विश्लेषित करते हुए उसकी संवेदना, प्रतिबद्धताओं, दर्शन तथा बहुलता को शहरी संवेदना के कथा साहित्य से अलग बदलाव के परिदृश्य को पाठकों को के समक्ष उपस्थित किया। नई कहानी आंदोलन, ग्राम संवेदना और आंचलिकता। नई कहानी में विद्यमान अनुभवों की प्रामाणिकता का आग्रह ही इसे अन्य कहानी प्रवृत्तियों से भिन्न बनाता है। अनुभव की प्रामाणिकता को बहुधा जिए हुए या भोगे हुए अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, किंतु यह वास्तव में रचना के विधान तथा भाषा के माध्यम से अनुभव की विश्वसनीयता को प्रस्तुत करने की कला मात्र है। इसी कला को अनुभव की प्रामाणिकता के संदर्भ में रेणु ने अपनी कहानी तीसरी कसम में प्रयुक्त किया है। नई कहानी को स्वतंत्रोत्तर कथा साहित्य के आने वाले अनेक बदलावों के रूप में भी देखा जाता है, जिसके कुछ लक्षण 1950 की घटनाओं के साथ संबंधित है और नवीनता का सूत्रपात करने के लिए भी काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी है। स्वाधीनता की पूर्व संध्या की विरासत। साहित्य में गतिरोध नामक आलेख के माध्यम से नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि जयदेव नारायण शाही ने सन 1953 में पिछले 10 वर्षों के साहित्यिक परिदृश्य की 3 प्रवृत्तियों को स्वाधीनता की पूर्व संध्या के रूप में उजागर किया है, जिसमें से पहली प्रवृत्ति यह थी कि 1950-51 की प्रगतिवादी धारा से गुजरते हुए लेखकों के आत्मलोचन तथा आत्म परीक्षण की प्रक्रिया के फलस्वरूप साहित्य की व्यापक जनवादी चेतना संकुचित तथा सीमित हो गई थी और वे कम्युनिस्ट पार्टी की समयिका नीति मात्र को साहित्य सृजन मान चुके थे। अति आधुनिकतावाद नई कहानी की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है, जिसमें समस्त प्रतिष्ठित मूल्यों को अस्वीकार कर उदात्त तथा पवित्र को सर्वथा अविश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अति आधुनिकता में व्यक्ति
की मानसिक व्यवस्था को सर्वोच्च मानते हुए वास्तविकता को प्रकट करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अति आधुनिकता की इसी प्रवृत्ति को प्रबलता के कारण इसकी अवधि लंबी तथा स्थायी नहीं रह सकी, क्योंकि इसमें सर्जनात्मकता की भूमिका शून्य थी। नई कहानी की तीसरी प्रवृत्ति इसकी विविधता, विचित्रता तथा अनुभूत सत्य है, जो हिंदी के अधिकांश साहित्यकारों का प्रमुख स्वर बना तथा जिस 1942 में साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध एक शस्त्रहीन व साधनहीन क्रांति का बिगुल बजाया था। तथा जिन्होंने रक्तपात से विचलित होकर अपने मानवीय मूल्यों को नहीं भुलाया था। वास्तव में शाही नई कहानी की इन तीन प्रवृत्तियों के आधार पर उस पर लगे अनास्थावाद, द्रोह और मूल्य ध्वंस के आरोप से युवा लेखकों को बचाने का प्रयास करते हैं। नई कहानी के लेखकों ने अपने लेखन में जिस चारित्रिक अराजकता, अनास्थ व्यक्तित्व के बिखराव, निराशावादिता को अपनाया था, उसे उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वाधीनता नहीं माना था। 1953 में पिछले 10 वर्षों में जो अधिक संयत, सम्मिलित तथा संतुलित व सृजनात्मक मूल्य नई कहानी में विकसित हुए थे, वही स्वाधीनता के पूर्व संध्या को विरासत के परिदृश्य में नई पीढ़ी के आगमन में देखे जा सकते हैं, जिसमें प्रगतिवादिता, आधुनिकता, समाजवादिता से ऊपर व्यक्तिपरक समाजोन्मुखता को लेकर चलना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति एकाग्र तथा केंद्रीभूत हो गया। इस प्रकार की शहरी संवेदना को नई कहानी के माध्यम से नगरीकरण की प्रक्रिया के परिवर्तन के रूप में दर्शाया गया, जिसे व्यक्ति अपने स्नायुतंत्र पर अनुभव कर रहा था। फणीश्वरनाथ रेणु ऐसे ही रचनाकार है जो स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय तथा प्रतिबद्ध रहते हुए भी अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े रहे और जिन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से इसी संस्कृति को व्यापक, जनवादी तथा लोकपरक तत्वों तक प्रसारित करने का प्रशंसनीय कार्य किया। फिर देखते हैं ग्राम संवेदना। स्वतंत्रता का आशय ग्रामीण भारत के लिए शहरी भारत से बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि विदेशी सत्ता के हाथों ग्राम शिल्प व उद्योग धंधों का पहले ही विनाश हो चुका था और शेष कमी जमींदार तथा तालुकेदार व्यवस्था ने करके पूरी कर दी। यद्यपि आज़ादी की लड़ाई में किसानों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, तथापि आज़ादी के उपरांत भी उन्होंने आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुए तथा उनके प्राप्त स्थान भी उनसे लगातार छीनता चला गया। इसकी पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण कारण यह था कि स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में अचानक से जो परिवर्तन आया वह प्रयुक्त तैयारी के बिना लागू कर दिया था। कृषि प्रधान देश को औद्योगिकरण के मंडल के अनुरूप बनाने का प्रयास तो भरपूर किया गया, किंतु गांव शहरों के उपनिवेश ही बने रहे और असंतुलन की स्थिति में औद्योगिकरण की आवश्यकताओं को पूर्ण न कर पाने की दशा में कृषि भूमि का निरंतर ह्रास होता चला गया, जिसके परिणाम शिल्पी व श्रमिक वर्गों के पलायन तथा विस्थापन के रूप में बड़े पैमाने पर सामने आने लगे। कृषि से किसान के अस्तित्व के जुड़े होने के कारण पराधीन भारत में जमींदारी व्यवस्था, जहां किसान की बदतर स्थिति के लिए उत्तरदायी थी, वहीं आज़ाद के उपरांत भी स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून अधिकांश
राज्य जैसे बिहार आदि में देर से लागू किए गए तथा इन कानूनों में भी खेतिहार व भूमिहीन किसानों को कोई स्थान नहीं मिला। इन्हीं कारणों में फणीश्वर नाथ रेणु को कर्मस्थली व रचनास्थली बिहार का पूर्णिया ग्राम अंचल बना है। जमींदारी, जजमानी तथा प्रजा पौनी जैसे संबंधों में आज़ादी के बाद बदलाव आने से किसानों की स्थिति में सुधार की आशा की गई, किंतु स्वतंत्रता का पहला दशक स्वप्नदर्शी समय बनकर रह गया। टूटते परिवार, असफल विवाह, अवसाद, अहम केंद्रित टकराव जैसी शहरोन्मुखी संवेदना स्वतंत्रता के बाद प्रथम दशक में नई कहानी के रूप में सामने आई, जिसमें श्रीलाल शुक्ल, रेणु, नागार्जुन, अमरकांत जैसे कथाकारों ने ग्राम विकास योजना पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राम्य जीवन का वर्णन किया। ग्राम्य जीवन में शहरीकरण की प्रक्रिया के साथ गांव में विस्थापित होकर शहर में बसने वाले लोगों के माध्यम से विविध स्थितियों को विषय वस्तु का प्रमुख आधार नई कहानी के कथाकारों ने बनाया है, जिसमें स्वाधीनता के बाद के गांव के लोक जीवन को उजागर किया है। इनमें प्रेमचंद के गांव के परिदृश्य भिन्नता तथा नवीनता के लिए हुई है। आंचलिकता देखते हैं, इस कहानी में आंचलिकता क्या है। नई कहानी के शिल्प में आंचलिकता का विकास महत्वपूर्ण है। आंचलिकता के अंतर्गत वस्तु सामग्री तथा शिल्प कौशल सहित भौगोलिक परिस्थितियां, निवासियों का चरित्र, उनके जीवन पद्धति, घटनाक्रम और चरित्र व्यवहार जैसे तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। बलवंत सिंह के काले कोस, दो अकालगढ़ जैसे उपन्यास आंचलिकता के अप्रतिम तथा विशिष्ट उदाहरण है। स्थानीयता आंचलिकता का एक आत्म तत्व भी है, जिसका सृजन भाषा, परिवेश, तीज त्योहार, रहन सहन तथा लोक जीवन के सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा साकार चित्र के रूप में किया जाता है। स्थानीयता में क्योंकि परिवेश की वास्तविकता, लोक जीवन के तत्व तथा पात्रों की जीवंतता समाहित होती है, इसी कोई भी ग्राम अंचल की कहानी ठोस परिवेश की कहानी का रूप लेते हुए आंचलिकता को स्पर्श करती है। हिंदी कथा साहित्य में इसी आंचलिकता का प्रारंभ रेणु के उपन्यास मैला आंचल में माना जाता है। रेणु औद्योगिकरण की भीड़ में लोक जीवन को हटाकर उसकी सांस्कृतिक चेतना तथा उससे अनुप्राणित जीवन पद्धति के कुल चितेरे है। उनका प्रत्येक पात्र व्यक्ति के रूप में विशिष्ट तथा साकार रूप ग्रहण करता है, जो कि रेणु के लेखन की प्रमुख विशेषता है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ और नई कहानी। बिहार के पूर्णिया के हिंगना नामक गांव में जन्मे फणीश्वर नाथ रेणु सामाजिक सरोकार रखने वाले नागरिक और देशभक्त थे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन तथा आज़ादी के बाद नेपाल में जनता के साथ सशक्त क्रांति में सक्रिय भाग लिया था। साथ ही साहित्य सृजन के माध्यम से वे शोषण व दमन के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। अपने मेले आंचल उपन्यास के माध्यम से उन्होंने शीघ्र ख्याति प्राप्त की। उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण पुलिस की यातना सहकर जेल की सजा भी भोगी। रेणु आयु तथा रचनाकार की दृष्टि से प्रेमचंद की बाद की पीढ़ी के तथा नई कहानी आंदोलन की स्वतंत्रता पीढ़ी के मध्य में रहने वाले समवयस्क कहानीकार जैसे अज्ञेय, यशपाल आदि की श्रेणी में रखे जाते हैं। रेणु ने अनेक गद्य विधाओं जैसे उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज आदि सभी को अपनी प्रतिभा से संवारा है। मैला आंचल, दीर्घत्पा, परती परिकथा, ठुमरी आदमी, रात्रि की महक, अगिनखोर, अच्छे आदमी, समय का सील पर, वन तुलसी की गंध, ऋण जल, धन जल आदि गद्य रूपों को विभिन्न
विधाओं के विभिन्न संकलन से जो उनकी विशिष्ट प्रतिभा के उत्कृष्ट उदाहरण है। फणस्वनाथ रेणु को गांव की समृद्ध संस्कृति के चित्रण के साथ ही अंचल के पिछड़ेपन को उजागर करने में हिचक अनुभव नहीं होती है। गरीब किसान, लोक कलाकार, अंचल के अभावों, अंधविश्वासों, रुग्णता से ग्रस्त जीवन, मनमुटाव, छोटी छोटी ईर्ष्याओं, स्पर्धाओं आदि अत्यंत सूक्ष्म तथा स्वाभाविक चित्रण करने में रेणु सिद्धहस्त है। रसप्रिया तथा तीसरी कसम जैसी कहानियों में प्रेम है, तो पंचलेट में प्रतीकात्मक रूप में औद्योगिकरण और यंत्र युग का, जिसमें प्रेम के साथ विनोद का स्वर भी विद्यमान है। संबदिया, आत्मसाक्षी, संकट, तंबे, एकला चलोरे नामक कहानियों में रेणु ने ग्रामीण समाज के परिवेश के चित्रण के साथ साथ राजनीतिक चेतना, बटाईदार जमींदार संघर्ष, नेताओं का वर्ग, स्वार्थ तथा भ्रष्टाचार के कुत्सित रूप को उजागर किया है। रेणु ने यद्यपि शहरी संवेदना से जुड़ी कहानियाँ, टेविल, कस्बे की लड़की आदि भी लिखी है, किंतु इसमें गहराई तथा रचना शिल्प का अभाव पाया जाता है। वह रेणु अंचल से जुड़े रचनाकार है, जिनको अज्ञेय ने भारतीय का धनी संबोधन दिया है। रेणु को ग्रामीण भारत की आत्मा से लोगों को जोड़ने वाला रचनाकार माना जाता है। इन्होंने प्रेमचंद की कहानी की परंपरा को फिर से जोड़ा और मध्यवर्गीय नागरिक को भी चित्रित किया, जो जीवन की केंद्रीयता के कारण लोगों से कट जाएगा। रेणु का कथा शिल्प, रेणु की कहानी तीसरी कसम की रचना जटिलतर होते हुए भी अर्थात का वर्णन करती है, जिसे मूल कथा के साथ साथ कथा सूत्रों को जोड़कर लंबी कहानी का रूप दिया गया है। वास्तव में यह कहानी किसी विचार या आदर्श का केंद्र न होकर जीवन के अनुभव से सीधे जुड़ी हुई है, जिससे बहुत बारीक विवरणों के सहारे रेणु ने जीवन तथा आकर्षक बनाया है। वास्तव में रेणु मुख्य कथा के पात्रों के माध्यम से मात्र कहानी ही नहीं सुनते, अपितु उसके द्वारा संपूर्ण परिदृश्य को समाज तक प्रसारित भी करते हैं। रेणु की कथा भाषा मुख्यतः लोक भाषा है, जिसमें भीतर लय, प्रभाव, गद्य के साथ ही आंतरिक संगीत, नाद और ध्वनि के तत्व विद्यमान है, जिसका संयोजन इस लोक भाषा को एक सार्थक भाषा का रूप प्रदान करता है। वास्तव में रेणु प्रेमचंद द्वारा निर्मित कथा भूमि को ग्रहण करते हुए उसे सांस्कृतिक गरिमा से सुशोभित करते हुए शिल्प के निर्माण में नवीनता तथा आधुनिकता के साथ स्थानीय रंगों को समाहित करते हैं। इसलिए प्रेमचंद द्वारा वर्णित भारतीय ग्राम समाज रेणु की कलम से जीवंत, सरसपूर्ण तथा नए आयामों को ग्रहण करता हुआ प्रतीत होता है। तीसरी कसम पाठबोध और प्रक्रिया, शीर्षक का अर्थ और संकेत जानते हैं। लोक जीवन में कसम, सौगंध या शपथ लेने का अर्थ है वह वादा जो अपने आचरण में उतरकर प्राणपण से निभाया जाता है और जिसको तोड़ना पाप के बराबर समझा जाता है। कसम वास्तव में वह आचार व्यवहार का मूल्य है जो आस्था और विश्वास के साथ साथ ईमानदारी व कथनी करने की एक रूपता से जुड़ा होता है। तीसरी कसम कहानी में पहली दो कसमों को पृष्ठभूमि में रखकर नायक हीरामन की तीसरी कसम को नाटकीय सार्थकता देने के उद्देश्य से कथा सूत्र का संचालन किया गया है, जो कि हीरामन के चरित्र तथा आचरण के व्यवहार को उजागर करता है। पिछली दोनों कसम नैतिक निर्णय, हीरामन गाड़ीवान पिछले कटु एवं गंभीर अनुभवों के निष्कर्ष के आधार पर कसम के रूप में पहला निर्णय और संकल्प चोरबाजारी का माल न लादने तथा
दूसरा बांस लादने हेतु गाड़ी का प्रयोग न करने के अर्थ में दिया गया है। यानी जो पहला कसम है वो है चोर बाजारी का माल नहीं लादेगा या नहीं लाद के किसी जगह ले जाएगा। और दूसरी कसम है बांस लादने हेतु गाड़ी का प्रयोग, यानी बांस भी लादेगा नहीं। ये दो कसम थे। उपयुक्त दोनों कस्में जीवन की गाड़ी खींचने हेतु हीरामन के लिए नैतिक निर्णय का दर्जा रखती है। के कौशल से यह निर्णय हीरामन की भाषा में संपन्न हुए हैं तथा हीरामन का जीवन उसके बैल और गाड़ी ही है। हीरामन की पहली दोनों कस्मों को कथानक में प्रयोजन के माध्यम से कुशलतापूर्वक पिरोया गया है, जिनको पृष्ठभूमि में रखते हुए रेणु ने कहानी में तीसरी कसम को ही बताया है। कंपनी और कंपनी की औरत, कहानी का ताना बाना। तीसरी कसम का शीर्षक और कथावस्तु एक बार फिर हीरामन के लिए संगीन अनुभव में गुजरते हुए एक नए सबक व नई कसम के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि हीरामन एक प्रकार से हीराबाई के रूप में चोरी चकारी का माल तथा बांस की लदनी का कार्य ही कर रहा है। हीराबाई मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला की भूमिका निभाने वाली स्त्री है, जिसे मेला उठाने के ठीक 15 पहले रातों रात चोरी से निकालकर दूसरे मेले की नौटंकी कंपनी में शामिल होने हेतु लिया जा रहा है। लगातार 7 वर्ष तक मेलों में लदनी लदाने वाला हीरामन हीराबाई के नाम से अनभिज्ञ है तथा हीराबाई उसकी गाड़ी में 24 घंटों का सफ़र भी तय करती है। हीराबाई कंपनी की औरत है और उसका कार्य नौटंकी में लोगों का मनोरंजन करना है। उसे रातों रात दूसरी कंपनी में भेजने के पीछे कंपनी की औरत व कंपनी के बीच अपनी कीमत जताने तथा मोल तोल और भाव बढ़ाने का मसला प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में नौटंकी या कंपनी कहने के अर्थ में वाणिज्य व्यापार का स्वर मुखरित होता है, जिसमें हीराबाई वाणिज्य व्यापार की वस्तु है, जिसमें मोल भाव न होने के कारण अन्य कंपनी की नौटंकी में भेज दिया जाता है। मेले में पहुंचने के उपरांत हीराबाई के प्रभाव के कारण हीरामन पास के कारण नौटंकी देखने पहुंच जाता है, यानी उसको पास करवा देते हैं हीराबाई। और हीराबाई से लटपट बोलने वाले के साथ मारपीट भी करता है। वहाँ यह बात उजागर हो जाती है कि हीराबाई मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई है। हीराबाई के लठेत तथा नौटंकी के लोगों के साथ मारपीट की घटना व्यवसाय जगत की आपसी प्रतियोगिता की गलाकार स्पर्धा की ओर संकेत करती है। तीसरी कसम एक प्रेम कथा के अतिरिक्त और क्या हो सकती है? कुछ विद्वानों का मानना है कि तीसरी कसम कहानी की विषय वस्तु को के रूप में प्रस्तुत किया गया है, किंतु हीराबाई और हीरामन के बैलगाड़ी की यात्रा एक स्वप्न के रूप में घटित होती है, जिसके उपरांत उनके जीवन में अनेक अनात्मीय संदर्भ जुड़े जाते हैं, जो कि इसे केवल एक प्रेम कथा सिद्ध नहीं करते। इस कहानी में रेणु ने लोक जीवन की सांस्कृतिक समृद्धि के साथ साथ आर्थिक विषमता को भी दर्शाया है, जो कि मानवीय सत्य की वास्तविकता के रूप में प्रकट होती है। तीसरी कसम कहानी का कथ्य प्रेम कहानी के अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक यथार्थ को भी उजागर करता है, जिसे कहानी के संपूर्ण रूपबंध के तंतुओं में समाहित करके उनकी परस्पर प्रतिक्रियाओं के रूप में रेणु ने व्यंजित किया है तथा यही तीसरी कसम के कथ्य के संदर्भ में सत्य भी है। अलग अलग संसारों की सीमाओं का परस्पर उल्लंघन। तीसरी कसम की कहानी दो अलग अलग संसारों की कहानी है, जिसमें एक संसार कंपनी तथा कंपनी की औरत के प्रभाव का है और दूसरा इसे बिल्कुल गांव की दुनिया का है, जहां नौटंकी देखने एक दुष्कर्म
दुष्कर्म समझा जाता है। हीरामन की मित्र मंडली के सभी सदस्य गुप्त रूप से नौटंकी देखते हैं, किंतु इस सूचना को गांव घर तक न पहुंचने देने की मिलकर कसम भी खाते हैं। हीरामन के एक मित्र धुनीराम को तो अकरणीय अपराध बोध के कारण तेज बुखार भी हो जाता है और वो नौटंकी कंपनी में ही नौकरी पकड़ने के कारण गांव न लौटने की इच्छा व्यक्त करता है। कहानी बीच बीच में हीरामन पर केंद्रित रहती है तथा कंपनी की औरत हीराबाई की यात्रा के दौरान हीरामन का उस पर मुग्ध हो जाना इसे दो समांतर संसारों की कहानी बनाता है, जिसमें हीरामन व हीराबाई एक दूसरे के दायरे को काटकर एक दूसरे की चौहदी में प्रवेश करते हैं। अतः हीराबाई पर मुग्ध होने के परिणाम स्वरूप हीरामन तीसरी कसम खाकर अपनी मसा को इस प्रतिक्रिया के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। हीरामन की इच्छा मूर्तियाँ। बैलगाड़ी की यात्रा के दौरान हीरामन हीराबाई के सानिध्य में जो समय व्यतीत करती है उसमें उसे हीराबाई अपरिचित अनुभूतियों के रहस्य लोक में कभी डाकिनी पिचासिनी तो कभी चंपा का फूल परी देवकुल औरत भगवती मैया लगती है, तो कभी वो हीरामन को गुस्सा होने पर आंखों से चिंगारी निकालने वाली औरत भी लगती है, तो कभी वो हीराबाई की छवि पर गांव घर का जानना घरेलू भी आरोपित कर अपनी अनेक इच्छा मूर्तियों का निर्माण करता है। कभी कभी हीरामन हीराबाई को महुआ घटवारिनी के रूपांतरित करता हुआ अपने मन की अवस्था को गीत कथा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। हीराबाई इस गीत से प्रभावित होकर हीरामन को गुरु का दर्जा देते हुए खुद भी वही गीत गुनगुनाने लगती है। ढलान से गाड़ी उतरते समय हीराबाई हीरामन का एक कंधा पकड़ लेती है और चढ़ाई पर उंगलियां कस जाती है। केवल यही अभिव्यक्ति हीराबाई की ओर से होती है। हीरामन और हीराबाई संबंध की अर्थ छायाएं। हीरामन का संसार लगा और देखा से बना है, क्योंकि उसकी दुनिया सहज विश्वासी दुनिया है। जो वह पूरी ईमानदारी से गाड़ीवान करता है, उसकी गाड़ी में सवार अकेली औरत की सुरक्षा का दायित्व भी वो अपना ही मानता है, जबकि इसकी परखा से बना है और वो क्योंकि गाड़ीवान के साथ अकेली यात्रा कर रही है इसलिए वो हीरामन को मीत भैया जैसे संबोधन से पुकारते हुए उस पर भरोसा तथा आत्मीयता का बोझ डालकर अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर लेती है। उसे हीरामन पर पूर्ण भरोसा हो जाता है तथा वह सहज निश्चित भाव से होकर कथा कहानी विनोद गीत संगीत के साथ अपनी यात्रा पूरी करती है। महुआ घटवारिनी के गीत से मुग्ध होकर वह हीरामन को गुरु और उस्ताद कहकर पुकारती है। हीराबाई कलाकार के रूप में हर जगह सीखने तथा संचित करने लायक सामग्री तलाशती है, और तो हीरामन का संसार पशु प्रकृति मनुष्य के मध्य अस्तित्व के विभिन्न आयामों का निर्माण करता है, क्योंकि बेल भी महुआ घटवारिन का गीत सुनकर धस धसा जाता है। हीराबाई कंपनी की औरत होने पर भी स्नेह सौजन्य तथा आत्मीयता की भावना से रिक्त नहीं है, क्योंकि बेलों को डांटने मारने से उसे तकलीफ अनुभव होती है। हीराबाई का स्नेह सौहार्द सद्भाव नौटंकी देखने का पास बनवाने के अनुरोध तथा दक्षिणा भाड़ा व कंपनी में आकर भेंट देने से प्रकट होते हैं। हीरामन की पूंजी की थैली हीराबाई के पास अमानत रूप में रखे जाने से वह हीरामन की संरक्षिका के रूप में भी प्रकट होती है। हीरामन और कंपनी की औरत। तीसरी कसम कहानी में कथानक की रचना का ताना बाना प्रथम स्तर पर कंपनी तथा कंपनी की औरत के रिश्ते के मध्य निर्मित किया गया तथा दूसरे स्तर पर हीरामन और कंपनी की औरत के रिश्ते के बारे में कहा गया है, जो कि केवल सांकेतिक तथा अप्रकट रूप में होती हैं। हीरामन हीराबाई का खास
आदमी बना जाता है, क्योंकि वह हीराबाई के सम्मान की रक्षा हेतु मारपीट करता है तथा हीराबाई के बक्से में केवल उसी की अमानत थैली में बंद रखी होती है और हीराबाई उसे नौटंकी प्रवेश हेतु पास भी बनवा देती है। यहाँ तक कि कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक सब उसे जानने लगते हैं। दूसरी तरफ कंपनी की दुनिया में हीराबाई को रंडी प्रिया के नाम से जाना जाता है और उसके जीवन में पावनतम कोमलतम मूल्यों को केवल कीमत के आधार पर आंका जाता है, क्योंकि कंपनियां तथा लोगों के लिए वो केवल मनोरंजन करने वाली कलाकार है। हीरामन यात्रा के दौरान उसे सबकी नज़रों से बचाता हुआ निकल जाता है और उसे देवकुल की औरत परी, चंपा का फूल, भगवती मैया मानता है, परंतु लोक दृष्टि से वो केवल एक कलाकार है। मेले में इस 10 दिन नौटंकी में व्यतीत करने पर जब नौटंकी उठ जाती है तो हीरामन की मुलाकात हीराबाई से स्टेशन पर होती है, जहां हीराबाई हीरामन की थैली उसे वापस करती हुई अपनी मथुरा मोहन कंपनी में वापस जाने की बात बताती है, क्योंकि उसे महुआ गटबारिन के रूप में एक सौदागर ने खरीद लिया है और सौदागर अपनी खरीद के बाद में अपनी कीमत भी उसी से वसूलता है। यही हीरामन की तीसरी कसम सार्थक रूप में प्रकट होती है कि वो अब कभी कंपनी की औरत लदनी नहीं करेगा। यह एक गहरी खलिश और नैतिक निर्णय दोनों का मुख्य कारण बनकर उभरता है। हीरामन की यही तीसरी कसम पिछली दोनों कसम का विस्तार है, जिसमें पीड़ा और खालीपन भी मौजूद है और वो कहानी के अंत में मारे गए गुलफाम का गीत अनुभव के साथ गुनगुनाता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर तीसरी कसम कहानी को सुना। बार बार सुनिए और इसे याद रखिए, परीक्षा में लिखिए, अच्छे अंक लाइए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और आपका जो सजेशन है कमेंट बॉक्स पर दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।